हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर बैकबोन। सो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, जो स्केलर वेक्टर फील्ड होते हैं उनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, लाइक ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल कैसे निकालते हैं वो सब चीज़ देखेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट हम किसका लेते हैं? ग्रेडियंट हम लेते हैं एक स्केलर फील्ड का। ठीक है। सबसे पहले लेट वी हैव एनी स्केलर फील्ड, तो जो उसका ग्रेडियंट है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो ग्रेडियंट ऑफ दिस स्केलर फील्ड टी इज डिफाइंड एज डेल टी इज इक्वल्स टू कर्ली टी बाई कर्ली एक्स आई कैप प्लस कर्ली टी बाई कर्ली वाई जे कैप प्लस कर्ली टी बाई कर्ली जेड के कैप। ठीक है। सो यहाँ से अगर हम देखें तो जो ग्रेडियंट ऑपरेटर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? कर्ली बाई कर्ली एक्स आई कैप प्लस कर्ली बाई कर्ली वाई जे कैप प्लस कर्ली बाई कर्ली जेड के कैप के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हम ग्रेडियंट है वो ऑलवेज किसका लेते हैं? एक स्केलर फील्ड का लेते हैं, और ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद जो हमें फाइनल वैल्यू मिलती है वो एक क्या मिलती है? एक वेक्टर फील्ड और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। उसके बाद अगर हमें क्या निकालना है, कोई भी सरफेस गिवन है, उस सरफेस के नॉर्मल वेक्टर बताना है कि क्या होगा, तो वो कैसे करेंगे? हम जो एक जनरल सरफेस की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस टी इक्वल्स टू जीरो, और इसको हम कंबाइंड फॉर्म में या फिर जनरल रिप्रेजेंट करें तो ये क्या हो जाएगा? फाइव एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट सी। ठीक है। हमें इस सरफेस के क्या निकालना है? एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी या यूनिट नॉर्मल निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? जो प्लेन की या फिर सरफेस की इक्वेशन हमें गिवन है उसका हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? ग्रेडियंट निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद अगर उस ग्रेडियंट के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यूनिट नॉर्मल। अगर हमें नॉर्मल वेक्टर निकालना है सरफेस के तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? ग्रेड फाई के इक्वल हो जाएगा। और यूनिट नॉर्मल निकालना है तो क्या हो जाएगा? अगर हम इस ग्रेड फाई को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दे? डिवाइड कर दे, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? यूनिट नॉर्मल टू अ गिवन सरफेस। ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन के हेल्प से इसको देखें कि हमें कोई सरफेस की इक्वेशन गिवन है, 2x² प्लस 3y² जेड माइनस 4xy² माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सरफेस, let this is equals to pi, then we have to calculate the value of unit normal at a given point 100। ठीक है। इस पॉइंट पे 100 पॉइंट पे इस सरफेस के हमें क्या बताना है? यूनिट नॉर्मल बताना है, यानी कि एन कैप क्या होगा। तो किसी भी सरफेस का अगर हमें नॉर्मल फाइंड करना है तो नॉर्मल क्या होगा? उस सरफेस का अगर हम क्या निकालें? ग्रेडियंट निकाल तो हमें उससे क्या मिलेगा? नॉर्मल। और अगर हमें यूनिट नॉर्मल निकालना है तो हमें उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? डेल फाई निकालना है। उसके बाद इससे हमें क्या मिलेगा? नॉर्मल वेक्टर मिलेगा, एन वेक्टर मिलेगा। और अगर हमें यूनिट नॉर्मल निकालना है तो क्या करेंगे? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, यानी कि एन कैप क्या हो जाएगा? डेल फाई डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? यहाँ से डेल फाई निकालेंगे, इनके ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू निकालेंगे। सो एन कैप किसके इक्वल हो जाएगा? डेल फाई डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ग्रेडियंट ऑफ फाई। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई कैसे निकालेंगे? जो डेल ऑपरेटर है वो किसके इक्वल था? कर्ली बाय कर्ली एक्स आई कैप प्लस कर्ली बाय कर्ली वाई जे कैप प्लस कर्ली बाय कर्ली जेड के कैप। क्या अभी हमें क्या इसके ऊपर अप्लाई करना है? फाई अप्लाई करना है, यानी कि डेल फाई किसके इक्वल हो जाएगा? कर्ली बाय कर्ली एक्स फाई आई कैप प्लस कर्ली फाई बाई कर्ली वाई जे कैप प्लस कर्ली फाई बाई कर्ली जेड के कैप। ठीक है। तो जब हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे तो हमें जो डेल फाई है वो किसके इक्वल आएगा? 4x माइनस 4y² आई कैप प्लस 6yz माइनस 8xy जे कैप प्लस 3y² के कैप। ठीक है। और हमें किस पॉइंट पे निकालना है? हमें 100 पॉइंट पे निकालना है। क्या? यूनिट नॉर्मल। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पॉइंट पे डेल फाई निकाल लेंगे, यानी कि नॉर्मल निकाल लेंगे उस सरफेस पे, मतलब उस पॉइंट पे क्या होगा। सो डेल फाई एट पॉइंट 100 इज इक्वल्स टू, हम वैल्यू पुट कर देंगे एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 0, जेड की जगह पे 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? डेल फाई इज इक्वल्स टू 4 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, यानी कि डेल फाई
एट पॉइंट 100 इक्वल्स टू 4 आई कैप। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल फाई का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई इज इक्वल्स टू अंडर द रूट आई कैप का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर। बट जे और के कंपोनेंट तो क्या है, 0, हमारे पास सिर्फ क्या है, आई कैप का कंपोनेंट। तो क्या आ जाएगा, रूट 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो रूट 16 के स्क्वायर को आ गया 4 की, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है ग्रेड पाई का वो कितना आ गया, 4। यहाँ से जो एन कैप है यानी कि यूनिट नॉर्मल है वो किसके इक्वल आ गया, 4i डिवाइड बाई 4 यानी कि आई कैप के इक्वल आ गया। सो जो हमें सरफेस की इक्वेशन गिवन थी फाई, इसका जो यूनिट नॉर्मल है इस 100 पॉइंट पे वो किसके इक्वल आया है, एन कैप हमारे किसके इक्वल आया है, आई कैप के इक्वल आया है। ठीक है, सो इस वे से हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिट नॉर्मल निकाल सकते हैं किसी भी सरफेस का। कोई सरफेस गिवन हो उसका यूनिट नॉर्मल निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हमें एंगल निकालना है किसी दो सरफेसेस के बीच में, वो कैसे क्या होगा, एंगल बिटवीन टू सरफेसेस। ठीक है, अगर हमें क्या गिवन हो, दो प्लेन गिवन है। ठीक है, एक प्लेन है P1, दूसरा प्लेन क्या है P2, और इनके बीच में क्या एंगल है वो बताना है। तो वो एंगल वो कैसे निकालेंगे, वो एंगल क्या हो जाएगा, इन जो प्लेन का नॉर्मल होगा उन नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वही क्या होगा, इन प्लेन के बीच में जो एंगल है वो होगा। ठीक है, सो इन दोनों प्लेन के बीच में हमने कितना एंगल कंसिडर कर रखा है, थीटा एंगल कंसिडर कर रखा है। तो प्लेन 1 की जो जनरल इक्वेशन है वो क्या होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली द इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन इज a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, नॉर्मल निकालना है इस प्लेन के। हमने क्या देखा था कि नॉर्मल निकालना तो हमें उसको क्या लेना पड़ेगा, ग्रेड लेना पड़ेगा। सो अगर हम फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल निकालेंगे, n1 को अगर उससे रिप्रेजेंट करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। इसको अगर हम किसके इक्वल माने, phi1 की, इसको मान लें phi2 के इक्वल। तो यहाँ से डेल phi1 करके n1 आ जाएगा और डेल phi2 करके क्या आ जाएगा, n2 आ जाएगा। सो n1 किसके इक्वल आ गया, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, एंड n2 आ गया a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। अब हमें क्या निकालना है, इनके बीच में एंगल निकालना है, इन नॉर्मल्स के बीच में, और जो इन नॉर्मल्स के बीच में एंगल होगा वही क्या होगा, इन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर है उनके बीच में हमें एंगल निकालना, लाइक ए और ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल क्या आ जाएगा, सो ए कोस ऑफ थीटा यानी कि एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये कहाँ से निकाला था, ये कैसे निकाला हमने, जैसे हमें पता है कि भी डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होती है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। ठीक है, थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, तो यहाँ से कोस ऑफ थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम n1 और n2 नॉर्मल्स के बीच में क्या निकाल सकते हैं, एंगल। वो क्या जाएगा, कोस ऑफ थीटा इक्वल्स टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2। यहाँ से थीटा क्या जाएगा, कोस इनवर्स n1 डॉट n2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2। ठीक है, अगर हमें ये अभी तो प्लेन सरफेसेस गिवन थे, अभी प्लेन सरफेसेस की जगह पे कर्व सरफेसेस गिवन है। ठीक है, तो उनकी कुछ ना कुछ सरफेस की इक्वेशन होगी एक्स वाई जेड की टर्म्स में। सो फर्स्ट सरफेस के लिए जो जनरल इक्वेशन है दिस इज phi1, सेकंड के लिए phi2 मान लिया। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल निकालेंगे इन कर्व सरफेस के। सो f1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो अगर हम नॉर्मल निकालेंगे वो क्या आएगा, डेल phi1, और f2 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर जो नॉर्मल निकालेंगे phi2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल निकालेंगे वो क्या आएगा, डेल phi2। तो यहाँ से जो एंगल है उन दोनों नॉर्मल्स के बीच में वो क्या आ जाएगा, पीछे वाले फॉर्मूले से कोस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू डेल phi1 डॉट डेल phi2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल phi1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल phi2। ठीक है, उसके बाद ये तो हमने क्या देखा था, ग्रेडियंट, किसी स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट क्या होता है। उसके बाद हम ग्रेडियंट का यूज़ करके किसी सरफेस के या प्लेन के नॉर्मल कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट, वो देख लिए। अब हम देखते हैं डाइवर्जेंस क्या होता है। ठीक है, और ग्रेडियंट क्या था, एक स्केलर फील्ड का लिया था वह डाइवर्जेंस। सो डाइवर्जेंस हम लेते हैं किसी एक वेक्टर फील्ड का। ठीक है, दैट वी हैव एनी वेक्टर फील्ड ए वेक्टर, सो इसका डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, डेल ऑपरेटर क्या था, करली बाय करली
आई कैप प्लस करली वाई जे कैप प्लस करली जेड के कैप, ठीक है। और जो हमने वेक्टर फील्ड दिया है वो क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सो डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, डेल डॉट ए इज इक्वल्स टू करली एक्स ए एक्स प्लस करली वाई ए वाई प्लस करली जेड ए जेड। और जो ग्रेडियंट था वो तो लास्ट में फाइनल क्या था हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी, पर जो डाइवर्जेंस है वो हमारा क्या आ रहा है, एक स्केलर फील्ड आ रहा है, ठीक है। डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। अगर हमारे पास जो डाइवर्जेंस है वो नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या है, जो वेक्टर है वो एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। और अगर हमारे पास डाइवर्जेंस की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि भी जो वेक्टर है वो स्प्रेड हो रहा है, यानी कि फैल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। अगर हमारे पास डेल डॉट ए क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो वेक्टर है वो क्या आ रहा है, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, ये सारे के सारे इसी पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। और अगर हमारा जो डाइवर्जेंस है वो क्या रहा है, पॉजिटिव, इट मीन जो वेक्टर है वो क्या रहा है, फैल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। अगर एरो एमर्ज कर रहे हैं तो हमारा डाइवर्जेंस क्या होगा, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। और अगर एरो क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, तो जो डाइवर्जेंस है वो क्या होगा, नेगेटिव डाइवर्जेंस होगा, ठीक है। उसके बाद हम किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल कैसे निकालेंगे। लेट वी हैव एनी वेक्टर फील्ड ए वेक्टर, देन इट्स कर्ल इज, सो कर्ल डेल क्रॉस ए को हम क्या बोलते हैं, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड ए, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इस डिटरमिनेंट को सोल्व करके निकालेंगे। सो फर्स्ट रो क्या आ जाएगा, जो यूनिट वेक्टर है आई जे के, और जो सेकंड रो है वो क्या आ जाएगा, जो डेल ऑपरेटर से कंपोनेंट है कि करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड। और जो थर्ड रो वो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर के कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड। ये सिर्फ हमने किस में रिप्रेजेंट किया है, कार्टेशियन। अगर हमारे पास स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है तो उसके लिए जो कर्ल है वो डिफरेंट वैल्यू होगी, ठीक है। और अभी कर्ल का फिजिकल मीनिंग क्या है, जो कर्ल है किसी एक वेक्टर फील्ड का, वो हमें क्या बताता है कि भी जो वेक्टर फील्ड है वो किसी पॉइंट के अराउंड कैसे कर्ल कर रहा है। द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड टेल्स दैट हाउ द वेक्टर फील्ड इज कर्लिंग अराउंड द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कोई पॉइंट गिवन है, हमें उसके अराउंड जो वेक्टर फील्ड है वो कैसे कर्ल कर रहा है, ठीक है, उसके अराउंड कर्ल कैसे कर रहा है। लाइक ये वेक्टर फील्ड है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर्लिंग ऑफ द वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द कर्लिंग ऑफ एनी वेक्टर फील्ड, ठीक है। सो कर्ल क्या डिनोट करता है हमें कि भी जो कोई वेक्टर फील्ड है हमारे पास वो किसी एक पॉइंट के अबाउट कैसे कर्ल कर रहा है, वो कौन बताता है, हमें कर्ल बताता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कुछ प्रोडक्ट रूल्स को देखें कि कुछ प्रोडक्ट रूल को देखें, और वो भी किस किस के बीच में, दैट हमारे पास दो स्केलर फील्ड है एफ और जी, और दो ही क्या है, वेक्टर फील्ड है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। अगर हमें ये चार चीज़ है हमारे पास, दो तो स्केलर फील्ड और दो वेक्टर फील्ड, इनका यूज़ करके हमें क्या बनाना है, एक स्केलर फील्ड बनाना है। तो स्केलर फील्ड सिंपली कैसे होगा, अगर हम इन दोनों स्केलर फील्ड की मल्टीप्लाई कर दे तो फाइनल हमें क्या मिलेगा, स्केलर इंटू स्केलर क्या मिलेगा, एक स्केलर फील्ड मिलेगा। और अगर हम जो हमारे पास वेक्टर फील्ड है उनकी डॉट प्रोडक्ट ले लें, क्योंकि डॉट भी फाइनल रिजल्ट हमें क्या देती है, एक स्केलर क्वांटिटी देती है। सो ए जो ये दो वेक्टर फील्ड है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें तो भी हमें फाइनली क्या मिलेगा, एक स्केलर फील्ड मिलेगा। अगर हमें इन्हीं का यूज़ करके, चारों का यूज़ करके एक वेक्टर फील्ड बनाना है तो वो कैसे बना सकते हैं, या तो एक स्केलर और एक वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट सिंपली प्रोडक्ट ले लें, या फिर दोनों वेक्टर का क्या ले लें, हम कर ले लें, तो भी हमें क्या मिलेगा, फाइनल एक वेक्टर फील्ड मिलेगा। सो क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल है वेक्टर फील्ड की विद द हेल्प ऑफ दीज फोर क्वांटिटीज, टू स्केलर फील्ड एंड टू वेक्टर फील्ड, एफ इंटू ए वेक्टर, एफ इंटू बी वेक्टर, जी ए वेक्टर, जी बी वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वेक्टर, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जिनका यूज़ हम जब एडी की प्रॉब्लम्स करेंगे उनमें होगा, तो प्लीज़ इन फार्मूलों को अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि आगे बहुत ही यूज़ होगा इन फार्मूले का। अगर हमारे पास दो स्केलर फील्ड की प्रोडक्ट है एफ और जी, और हमें उसका क्या लेना है, ये क्या होगा, फाइनली हमें क्या मिल रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर का हम क्या लेते हैं, ग्रेडियंट। सो हमें ग्रेडियंट लेना है किसका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू स्केलर फील्ड का, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली जैसे हम डेरिवेटिव लेते थे ना, दो अगर हमारे पास दो स्केलर है उसका क्या लेते थे हम, डेरिवेटिव।
सिंपली वैसे हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का ग्रेडियंट प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का ग्रेडियंट, इसका तो डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ए डॉट बी का क्या लेना है, ग्रेडियंट लेना है। कि फाइनल क्वांटिटी हमें क्या मिलेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी, क्योंकि ए डॉट बी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। ए डॉट बी हमें क्या मिलेगी, एक स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी का हम क्या लेते हैं, ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलती है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो अब हमें इसको उन टर्म्स के में लिखना है जिससे हमें क्या मिल रहा है, फाइनल एक वेक्टर मिल रहा है। सो ये ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस कर्ल ऑफ ए प्लस ए क्रॉस कर्ल ऑफ बी। ये तीनों कर्ल ऑफ ए क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, उसका क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ लेंगे तो वो भी हमें क्या मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, सिमिलरली इससे भी हमें क्या मिल रही है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, प्लस ए डॉट डेल इंटू बी वेक्टर प्लस बी डॉट डेल इंटू ए वेक्टर। सो याद रखना कि भी अगर हम ग्रेडियंट निकालें किसी का किसका, ए डॉट बी का, सो उसको हम इन चार टर्म्स की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिंपली ए को एज इट इज़ रख लिया और बी का ग्रेडियंट ले लिया, प्लस बी को एज इट इज़ रख लिया, ए का ग्रेडियंट रख लिया, ऐसे नहीं करना ये। उसके बाद एफ इंटू ए वेक्टर, ये क्या है, हमारी एक वेक्टर फील्ड है, हमें वेक्टर मिल रहा है, और वेक्टर फील्ड का हम क्या लेते हैं, डाइवर्जेंस लेते हैं। सो डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर फील्ड क्या हो जाएगा, फाइनली हमें स्केलर क्वांटिटी चाहिए ना, तो ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस एफ इंटू डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, उसके बाद ए क्रॉस बी क्या है, एक वेक्टर फील्ड मिलेगा यहाँ से हमें, और वेक्टर फील्ड का हम क्या लेते हैं, डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। उसके बाद कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज इक्वल्स टू एफ इंटू कर्ल ऑफ ए वेक्टर माइनस दिस ए वेक्टर कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। उसके बाद है कर्ल ऑफ ए क्रॉस बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल डॉट बी इंटू ए वेक्टर माइनस डेल डॉट ए इंटू बी वेक्टर प्लस बी डॉट डेल इंटू ए वेक्टर माइनस ए डॉट डेल इंटू बी वेक्टर। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम इनको ईडी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इन फॉर्मूले का यूज़ होगा, तो इनको एज इट इज़ याद कर लेना। उसके बाद अगर हम देखें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कुछ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं। अगर हमारे पास क्या हो, ग्रेड 5 हो, उसका हमें एक बार क्या करना है, डेरिवेटिव। तो ग्रेड 5 क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, या वेक्टर फील्ड हमें मिलेगा, और वेक्टर फील्ड का हम क्या लेते हैं, डाइवर्जेंस लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड 5। सेकेंड क्या, अगर हम हमारे पास ग्रेड 5 है, उसका हम क्या ले सकते हैं, यानी कि क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका हम क्या ले सकते हैं, कर्ल भी ले सकते हैं, तो कर्ल ऑफ ग्रेड 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके अपोजिट हम क्या, हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंस है, किसी कोई वेक्टर फील्ड है ए, उसका हमने क्या लिया, डाइवर्जेंस। ये हमारे पास क्या आ गई, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर फील्ड, और स्केलर फील्ड का हम क्या लेते हैं, ग्रेडियंट। ये क्या सारे के सारे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सो ग्रेड ऑफ डाइवर्जेंस ए वेक्टर। ठीक है, और अगर हमने क्या ले रखा, कर्ल निकाल रखा किसी वेक्टर फील्ड ए का, सो कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका भी हम क्या लेंगे, डाइवर्जेंस लेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल और कर्ल ऑफ ए कर्ल वेक्टर फील्ड। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ है कि जो कर्ल है ग्रेडियंट का, वो हमेशा क्या रहता है, 0, यानी कि कर्ल ऑफ ग्रेड 5 इज ऑलवेज 0। उसके बाद अगर हमें कर्ल ऑफ कर्ल निकालना है, यानी कि किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल गिवन है, उसका अगेन हमें कर्ल लेना, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो चीज़ देखनी। तो वो क्या होगा, ये क्या है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर फील्ड मिलेगा, उसका अगेन क्या लेगा, कर्ल। तो उसको हम सिंपली फॉर्मूला क्या होगा इसका, डेल डाइवर्जेंस ऑफ डेल डॉट ए वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ए वेक्टर। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक अगर 3 वेक्टर हो हमारे पास, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना होता था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो वो क्या होता था, ए डॉट सी बी बाहर, ऐसे होता था ना, ए डॉट सी बी बाहर, यानी कि बी बाहर, बी वेक्टर बाहर, ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी सी बाहर, ए डॉट बी
सेव आर। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें डेल डॉट ए और दिस डेल आउटसाइड, और ये इसको डेल को पीछे नहीं ले सकते, पीछे इसका कोई मीनिंग नहीं होता। इसको हम किसी वेक्टर पे या फिर स्केलर फील्ड पे अप्लाई करते तो इसको हम आगे लिखते हैं। तो ये क्या जाएगा डेल डॉट ए और डेल बाहर, फिर उसके बाद डेल डॉट डेल और ए रखते बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। आई होप आपको इस लेक्चर में जो भी कंसेप्ट हमने किए हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।